मेरा पहले से ही टारगेट था कि मुझे 100% और रैंक 1 लाना है। 500 आउट ऑफ 500 मतलब ये तो एकदम मैजिकल नंबर ही हो गया। टीचर्स का एक्सपीरियंस है, उनकी गाइडेंस है, क्योंकि हम तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं बट नॉट एवरीबॉडी सिटिंग हियर। अगर सब्जेक्ट बच्चे को बोरिंग लग रहा है तो ये सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, टीचर की प्रॉब्लम है। जैसे हम अपने बचपन में थे, आजकल के बच्चे वैसे नहीं है। इनकी एक लाइन है कि मैं मैथ्स पढ़ाता नहीं हूँ, मैं मैथ्स फील कराता हूँ। ऑनलाइन में इन लोग को डर नहीं है कि मेरा दोस्त मुझे जज कर रहा होगा। बट सच टाइप ऑफ डिस्कशंस एंड इंटरव्यूज दूसरे बच्चों को इंस्पायर करते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें मेहनत है, समर्पण है और सबसे बड़ी बात, सपनों को हकीकत में बदलने की जिद है। हम बात कर रहे हैं उन होनहार स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम्स में मैजिकल नंबर्स ला करके ये दिखा दिया है कि अगर सही गाइडेंस और हार्डवर्क दोनों साथ आ जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। सबसे पहले मैं आपको पैनल से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है समृद्धि मैम और ऋतिक सर, और राइट हैंड साइड में है हमारे स्टूडेंट्स, हमारे भारत का भविष्य। सबसे पहले स्टूडेंट्स प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम स्वास्तिक वशिष्ठ है। आई हैव स्कोर्ड 498 आउट ऑफ 500 which accounts to 99.6% in my CBSE boards. My name is Ayan Datta. I have scored 500 on 500 in my CBSE class 10 board. My name is Pragya Jaiswal and I have scored 500 out of 500 in Madhya Pradesh Board Examination 2025. टीचर्स, कैसे ये पॉसिबल हुआ, कैसे आप लोगों ने इन्हें ट्रेन किया, हाउ डिड ऑल स्टार्टेड? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूरा का पूरा हार्डवर्क है ये बच्चों का ही है, बिकॉज एज ए टीचर हम जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं तो लाखों बच्चों को हम एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो हम एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं हर बच्चे को, हमने सेम तरीके से पढ़ाया है। बट व्हाट स्टैंड्स आउट इन जैसे बच्चे, ये इनका ही हार्डवर्क है जो ये उन सब बच्चों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं। तो आई थिंक बच्चों का हार्डवर्क एंड अगेन टीचर्स का एक्सपीरियंस है, उनकी गाइडेंस है जो हम बच्चों को देते हैं और उनको हेल्प करता है बेटर और अच्छा स्कोर करने में। ऋतिक, हमने हमेशा सुना है कि 10th में अच्छा मार्क्स ला करके क्या होता है, ये तो जो शुरुआत है, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, मतलब लोग इसको इतना सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, बट वाकई ये एक बहुत बड़ी डील है। मतलब आपकी करियर की शुरुआत ही हो रही है ऐसे मार्क्स से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग डील, क्योंकि ये 90% 85% नहीं है। वी आर सेलिब्रेटिंग पीपल जिन्होंने 500 में से 500 या 500 में से 1-2 मार्क्स कम लेकर आए, जो कि मैं खुद नहीं लेकर आ पाया हूँ। ठीक है, तो और बड़ी डील इसलिए भी है क्योंकि अब अगर आप इन लोगों से भी बात करोगे, अब आप जानोगे कि दे आर नॉट स्टॉपिंग हियर। इनका माइंडसेट अलग है। इनके माइंडसेट में दे आर ऑलरेडी द बेस्ट, दे वांट टू अचीव थिंग्स इन लाइफ जो शायद 1% ऑफ पीपल आर एबल टू अचीव। तो यहां से उनको वो मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैंने क्लास 10th में फोड़ा है। हाँ ठीक है, लोगों के लिए छोटी बात होगी, बट अभी ये क्लास 10th में है, ये छोटी बात नहीं है। क्लास 11th में हाँ जरूर लगेगी कि छोटी बात है, सिलेबस बड़ा हो जाएगा, बट अभी के लिए छोटी बात नहीं है। प्लस अब वो कॉन्फिडेंस आएगा ना लाइफ में कि अब 10th के मार्क्स लेकर जा रहा हूँ, 11th में भी अच्छा कर सकता हूँ, और इतने परसेंटेज लाने के लिए इन्होंने मेहनत करी है। तो अगर हम परसेंटेज को थोड़ी देर के लिए साइड रख भी दें, तो ये जो मेहनत इन लोगों ने करी है, डेली लेक्चर्स देखना, होमवर्क सॉल्व करना, रिवीजन करना, नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, ये सारी चीजें इनको आगे लाइफ में लेकर जाएंगी, वेदर वो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। प्लस व्हेन वी सेलिब्रेट सच स्टूडेंट्स, इट एक्ट एज एन इंस्पिरेशन फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो टू डू बेटर। बिकॉज जब बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, बट सच टाइप ऑफ डिस्कशंस एंड इंटरव्यूज दूसरे बच्चों को इंस्पायर करते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अब मैं आती हूँ बच्चों की तरफ। मुझे सच में जानना है आप तीनों की कहानी की कैसे शुरुआत हुई, आपको क्यों लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए, क्या आपने कभी सोचा था कि ये मार्क्स आप अचीव कर पाओगे? आपसे शुरुआत करते हैं। मैम बेसिकली मैंने 8th और 9th में ही सोच लिया था कि मैं 10th, 11th और 12th तीनों में फिजिक्स वाला से प्रिपरेशन करूंगा। 10th में मैंने क्लैरिटी होती है बच्चों को। यस मैम। 10th में मैंने ऑनलाइन बैच लिया था उड़ान 1.0। इसमें 24/7 डाउट सॉल्विंग, टीचर से लाइव इंटरेक्शन, इस सब की वजह से और काफ़ी चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनाइज नोट्स, इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ये। अयान, आपने क्या सोचा था? 500 आउट ऑफ 500 मतलब ये तो एकदम मैजिकल नंबर ही हो गया। मैम शुरू से ही मैंने जैसे ही 10th में आया था, मैंने वैसे ही सोचा था कि अपना 100% बेस्ट दूंगा जितना भी रिजल्ट आए। फिर पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, साथ साथ PW का भी। मतलब जो टीचिंग लेवल थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब एकदम इंटरैक्टिव क्लासेस होती थी जिससे और मज़ा आता था, इंटरेस्ट बढ़ता था पढ़ने में, इमोशनल कनेक्टिविटी भी थी टीचर्स के साथ। तो उससे मतलब वो मेरे रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा मतलब उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। और साथ साथ ऐसी कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क इन सब से पढ़ा है, जिसके कारण मैंने आज ये कर दिखा है। और आप?
मैम पहले बात तो ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, मेरी पहले क्लास से मतलब 10th में पहले क्लास मैंने ऑनलाइन ली थी। इससे पहले मैं ऑफलाइन लेती थी, लेकिन कोरोना के बाद मतलब ऑफलाइन नहीं हो पाता था, ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से पढ़ाई करती थी। मतलब सर के लेक्चर्स मैंने 9th में देखे थे, लेकिन बाकी टीचर्स के नहीं देखी थी। फिर जब मैं 10th में आई तो मेरा पहले से ही टारगेट था कि मुझे 100% और रैंक 1 लाना है। मतलब 100% टारगेट था, लेकिन लगा नहीं था कि इतने आ जाएंगे। फिर फिज़िक्स वाला के बारे में, मतलब हमारे जो स्टेट है उसमें 5th रैंक आई थी 2022 में शायद हमारी स्कूल से। तो उसमें भैया जो थे तो उन्होंने बताया कि हमने भी PW से ही पढ़ाई की थी, तो मुझे लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। फिर जब मैंने क्लासेस ली तो इंटरेस्ट बढ़ा, और जो क्वालिटी थी कंटेंट की, क्वालिटी प्लस डिसिप्लिन, और जो मोटिवेट करते थे सर टीचर्स हमको, और जो DPP हमको मिलती थी विथ वीडियो सॉल्यूशन। मतलब अगर हम लोगों ने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वो हमको नहीं बन रहा तो हम उसको वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। और जो मैराथन लास्ट में कराते थे, हाफ ईयरली मैराथन्स भी होती थी, क्वार्टरली मैराथन्स भी होती थी, तो मतलब उसमें रिवीजन बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाता था। आई जस्ट विश कि हमारे टाइम में भी ऐसा कुछ होता है। जिस कॉन्फिडेंस से ये बच्ची बता रही है कि इतनी सारी चीज़ें आप लोग करवा रहे थे। मेरा एक सवाल है, एक्चुअली ये ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे थे, और ऑनलाइन आज के डेट में पढ़ना बहुत टफ हो गया है क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, और आप टीचर्स हो, आपके लिए उतने देर तक बच्चे का जो अटेंशन है वो होल्ड करके रखना भी इक्वली उतना टफ है। तो कैसे करा आपने मैनेज? मैम आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करूंगी मैं। ऑनलाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे लग रहा है जैसे जैसे ये एडटेक जो पूरा इकोसिस्टम है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ना और आसान होता जा रहा है। बिकॉज पहले क्या होता था, बच्चे के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी रिसोर्सेज की, कंटेंट की। अब जब हम इंटरनेट पे जाते हैं तो हमें इतना सारा कंटेंट मिल रहा है, इतने क्वेश्चंस हैं, इतने वीडियोस हैं। ये जब बच्चा पढ़ता है ना, तब होते हैं डिस्ट्रैक्शंस। बिकॉज अगर बच्चा फोन पे पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली नोटिफिकेशंस आएंगे, कॉल्स आएंगे, बट उसके लिए भी मैम हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। व्हाट सॉल्यूशंस? राइट, बच्चों को इंस्टेड ऑफ फोन कोशिश करनी चाहिए कि हम लैपटॉप पे पढ़ें। एंड डिस्ट्रैक्शन मैम तब होती है जब बच्चा बोर हो रहा हो। हम अपनी क्लासेस इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि बच्चे का मन ही नहीं करता कि क्लास छोड़ के कहीं इधर उधर जाए। सो वी यूज़ अ लॉट ऑफ मेथड्स टू मेक आवर क्लास इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, वी शो अ लॉट ऑफ वीडियोज़, एनिमेशंस, 3D मॉडल्स। हमारी क्लास में पोल्स होते हैं जिसमें बच्चा एक्टिवली एंगेज होता है, आंसर करता है, तो बच्चे को कभी ये नहीं लगता कि मैं बोर हो रहा हूँ, वो इंजॉय करते हैं क्लास को। सो हमारे लिए एक स्ट्रगल नहीं है कि बच्चे को क्लास में लेकर आना है, बच्चा खुद अपनी मर्जी से आता है क्लास में, खुशी खुशी आता है। काफ़ी बताया इसने कि आपने कैसे कैसे करके इन लोगों का जो ध्यान है वो अपने ओर खींच करके रखा। Was it difficult या फिर it was very easy? No, it is difficult. It was difficult. It is still difficult. But what helps is कि मेरे को ये काम करना पसंद है। एंड देन अनदर थिंग, ये लोग प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप ऑफलाइन देखोगे तो कुछ साल पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, एक बच्चा था, 2 बच्चा था, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी उस पॉइंट पे। एंड जब उनके अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं या फिर उनके साथ एक भाई वाला बॉन्डिंग हो रहा है, मतलब फॉर देम आई एम नॉट जस्ट अ टीचर, फॉर देम आई एम देयर फ्रेंड, देयर जैसे वो मेरे को बड़ा भैया बोल रहा है कि आप टीचर तो लगते नहीं हो, आप बड़े भैया हो। तो वो वाइब सेट जब हो जाती है ना, तो बच्चा भी पढ़ना चाहता है कि यार भैया पढ़ा रहे हैं मेरे। मैं इन दोनों का पहले आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने 500 आउट ऑफ 500 अभी स्कोर करा है। मैं इनके घर गया था एंड मैंने इन दोनों का स्टडी टेबल देखा, एंड उसने अपने स्टडी टेबल पे लिख रखा था आई एम द बेस्ट, ऐसा कुछ है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं? आई एम द बेस्ट। और प्रज्ञा ने अपने टेबल पर जहाँ पे वो पढ़ाई करती है एक स्लिप लगा रखी है जहाँ पर उसने लिखा था 100% लाऊंगी और MP बोर्ड रैंक 1 लाऊंगी। तो ये 1 साल पहले लिख देना शोज द मेंटालिटी दी स्टूडेंट्स हैव। तो क्रेडिट इज ऑल देयर्स, मतलब ये हमारी किस्मत है कि हम आप लोगों को पढ़ा पाते हैं, क्योंकि हम तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बट नॉट एवरीबडी सिटिंग हियर ना। करेक्ट। नहीं, मैंने सुना कि इन्होंने क्लास 8 में ही सोच लिया था कि मार्क्स तो तगड़े ही आएंगे वरना नहीं आएंगे। यस, एंड देन क्लास को एंगेजिंग बनाने से बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बैकग्राउंड में टीम से बात कर रहा था, सर लोग बोल रहे थे हमारे टाइम में प्रॉब्लम होती थी यार, उतना मजा नहीं आता था पढ़ाई करने में, हम टीचर से डाउट नहीं पूछ पाते थे। बट ऑनलाइन में इन लोग को डर नहीं है कि मेरा दोस्त मुझे जज कर रहा होगा। सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इतना सारा बच्चा विश्वास कर रहा है कि यार ये मेरे को मेरे डिजायर्ड मार्क्स तक लेकर जाएगा। देन अनदर थिंग, हम लोग को ये भी पता है कि यार ऑनलाइन ना पढ़ना उतना ईजी नहीं है ना, मतलब आप 1 घंटे पढ़ोगे, 1.5 घंटे पढ़ोगे, बट आफ्टर अ टाइम आप बोरियत फील करने लगोगे। बट हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट इन लोग के लिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं।
ठीक है, क्योंकि अगेन देयर इज अ लाइन विच सेज कि अगर सब्जेक्ट बच्चे को बोरिंग लग रहा है तो ये सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, टीचर की प्रॉब्लम है। Correct. ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इन लोगों के लिए सब्जेक्ट एकदम बहुत इंटरेस्टिंग बना दें। टाइम टाइम पे मोटिवेट करना बहुत जरूरी है कि आप 30 सेकंड 20 सेकंड का एकदम मोटिवेशन फेंक दो। देन अनदर थिंग कि ये लोग जो आजकल चीजें देखते हैं वो चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्या रील्स देख रहे हैं, क्या शॉर्ट्स देख रहे हैं, क्या यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, क्या कॉमेडी शोज देख रहे हैं, तो फिर वो वही जोक्स हम लोग क्लास में करते हैं तो दे काइंड ऑफ रिलेट एंड देन दे स्टडी आल्सो, दे लाइक द They enjoy सब्जेक्ट also. आल्सो। या टॉकिंग अबाउट दैट, अब मुझे स्टूडेंट पीओवी से जानना है कि डिस्ट्रैक्शंस जब आपके लाइफ में आ रहे थे, जब आप प्रिपरेशंस कर रहे थे अपने एग्जाम्स की, तो कैसे आपने उन सारे चीज़ों को ओवरकम किया? पहले तो मैंने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, तो 10th एग्जाम में मैंने उसको डिलीट कर दिया था, कि अनइंस्टॉल कर दिया था कि 10th में तो हमको यूज़ नहीं करने हैं ये। फिर कभी मन नहीं करता था कि एक बार थोड़ी देर के लिए जाते हैं, अनइंस्टॉल देख कर दिया लेते तो हैं? उसमें डाटा लगता है, इतनी देर कौन इंतजार करे, इससे चक्कर लगता है। और रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब में मतलब ऐसे फीचर कर दिए थे कि उसमें कोई चीज़ रिकमेंड ही नहीं होती थी। पहले यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में नहीं पता था, फीचर के बारे में कि होता है, तो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। तो फिर हो गया, जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे लगता इतने टाइम हो गया, तो उसी टाइम से फिर बंद करना पड़ता था कि अगर हमको ये अचीव करना है ये गोल, तो फिर हमको बंद तो करना पड़ेगा। आयान, जब पढ़ाई कर रहे होते थे, कभी ऐसा हुआ आप में से किसी के भी साथ कि आप पढ़ रहे हो लेकिन पेरेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार ये पढ़ तो नहीं रहा होगा, ये जरूर कुछ फोन में देख रहा है, और फिर आपको बहुत डांट पड़ी है और उसके बाद आपने बताया कि नहीं मैं तो पढ़ ही रहा था? कभी ऐसा हुआ है? मैम ऐसा मैम पेरेंट्स ने शुरू से ही बहुत सपोर्ट किया मैम। पेरेंट्स ने शुरू से ही बोला कि हमें पता है तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कैलिबर है। तो ऐसा तो नहीं हुआ है कि उन्होंने ये सोचा कि ये सिर्फ फ़ोन देख रहा है, वो तो मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा एक्सपीरियंस। और आप कैसे करते थे? आपने भी अनइंस्टॉल किया या फिर फोन ही रख दिया उतने देर के लिए? मेरी फैमिली से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है, चाहे वो पैटर्नल साइड हो या मैटर्नल साइड। पर जब भी कभी डाउट हो तो पीडब्ल्यू फ्रीक्वेंट टेस्ट्स आते हैं, तो मैं वो टेस्ट के मार्क्स दिखा देता था। अगर आपको कोई डाउट है तो मार्क्स चेक कर लो आप। कैसा लगता है आपको फिजिक्स वाला में पढ़ना? कौन है आपका बेस्ट फैकल्टी? फैकल्टी पीडब्ल्यू की बेस्ट है, इसमें कोई favorite डाउट teacher? नहीं है। मेरे फेवरेट टीचर तो ऋतिक सर ही हैं, Oh. क्योंकि इनकी एक लाइन है कि मैं मैथ्स पढ़ाता नहीं हूँ, मैं मैथ्स फील कराता हूँ। और 9th में मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, 10th में मुझे मैथ्स से प्यार हो गया। मैंने पता नहीं कितनी बुक सॉल्व कर ली मैम मैथ्स की। Wow. और ये क्रेडिट मैं स्कूल के टीचर्स को भी दूंगा, पर उसमें एक मेजर पार्ट सर का भी है। और आप अयान? मैम स्कूल के टीचर्स, पीडब्ल्यू और पेरेंट्स। सेम मैम, स्कूल के टीचर्स ने भी काफ़ी मोटिवेट किया, और जो 100% था, तो क्योंकि मार्च अप्रैल में पीडब्ल्यू की क्लासेस नहीं थी, अप्रैल से शुरू हुई थी, तो उससे पहले स्कूल के टीचर्स ने भी काफ़ी मदद किया और पेरेंट्स ने भी काफ़ी मोटिवेट किया। मतलब वो काफ़ी सपोर्टिव थे पेरेंट्स का, मैं तो बता ही नहीं सकती कितना सपोर्ट उन्होंने किया है। Oh my God. I think this is necessary nowadays because since the time is changing and अब जैसे हम अपने बचपन में थे, आजकल के बच्चे वैसे नहीं हैं and they are on internet and they see a lot of things and इस टाइम पे it is very important कि पेरेंटिंग में भी थोड़े चेंजेस आने चाहिए बिकॉज बच्चों को बहुत सारे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एज अ टीचर वी ऑल्सो ट्राई कि हम अपनी क्लास में बच्चों के एकेडमिक डाउट तो सॉल्व करें ही करें, उनके बहुत सारे नॉन अकेडमिक डाउट्स भी होते हैं, बहुत सारे इमोशनल चेंजेस हो रहे होते हैं इनकी लाइफ में भी इस टाइम। This age is very crucial. वेरी सेंसिटिव एज एंड इस टाइम पे बच्चा हो सकता है घर पे खुल के बात ना कर रहा हो एंड वी एज अ टीचर, आई एज अ टीचर ट्राई कि मैं बच्चों को थोड़ा कोशिश करूँ कि ओपन अप हो पाए, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर पाएँ एंड हमारी कई बार 2-3 छोटी छोटी लाइनें उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कराती हैं, तो वी ट्राई टू डू दैट इन क्लास एज वेल। एज अ टीचर मुझे ये जानना है कि वो क्या चीज़ बच्चों को अपने लाइफस्टाइल में या फिर अपने रूटीन में लेकर के आना चाहिए ताकि वो इन जैसे बन सके, ऐसा गोल अचीव कर सके। आई थिंक आजकल हमारे टाइम पे तो ये दिक्कत थी, वी यूज टू मेक टाइम टेबल्स, हम 7 बजे Very strict उठेंगे, timetables. 8 बजे, बट सिंस अभी आई थिंक दे शुड स्टिक टू टारगेट टेबल्स, दे शुड सेट टारगेट्स फॉर द डे, फॉर द वीक, फॉर द मंथ एंड दे शुड हैव अ चेकलिस्ट कि आज मेरा ये टारगेट था, आज मैंने अचीव कर लिया। सो अपने लाइफस्टाइल में वो ये चेंजेस कर सकते हैं। यू वोंट बी एबल टू फॉलो टाइम टेबल्स, मैं नहीं कर पाती आज भी। ट्राई टू मेक टारगेट टेबल्स एंड ट्राई टू complete them by the end of the day and just have a self analysis at least once a week कि मैं ऑफ ट्रैक तो नहीं हो रहा। आपके पास एक विजन होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप ये सब कर पाओगे बिकॉज कहीं ना कहीं इनके पास एक बहुत अच्छी प्लानिंग थी कि मेरे को अभी अपना सिलेबस स्टार्ट करना है। आस्क देम, उन सभी बच्चों ने आई थिंक अक्टूबर या नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था,
तो लास्ट के 3 महीने 4 महीने उन्होंने सिर्फ रिविजन करी है हम लोगों के साथ। इन्होंने मैराथॉन्स करे, सैम्पल पेपर सॉल्व करे, बहुत सारी रिविजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, तब जाके लोग अचीव कर पाए हैं। तो गुड प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू अचीव गुड स्कोर्स। ऋतिक, मैंने देखा कि आप लाइव मैराथॉन्स वगैरह भी कराते हो, जैसे एग्जाम्स पास आ रहे हो तो टेल मी अबाउट दोस मैराथॉन्स। मेरे साल के अगर बेस्ट 10 डेज, क्योंकि इस बार यूजुअली गैप डेज में मैराथन होती है, तो लेट्स से वी हैव 5 एग्जाम्स, साइंस के बाद लेट्स से मैथ्स का एग्जाम है, तो उसके बीच में कुछ गैप होगा। तो इस बार मैथ्स में 10 दिन का गैप था। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि वो मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मुझे 10 दिन का गैप मिला, क्योंकि अगर मैं अपने लुक बैक करूँ ईयर का बेस्ट टाइम तो दोज वर दोज 10 डेज। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी है मेरे लिए कि यार इतना बच्चा मुझ पे भरोसा कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है कि यार ये बंदा मुझे जो बोल रहा है कि यार मुझे अच्छा स्कोर करवाएगा, मुझे अच्छे स्कोर तक लेकर जाएगा, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लेकिन प्लस बहुत मजा भी आता है, क्योंकि यार मजा आ रहा है ना, इतने सारे बच्चे प्यार कर रहे हैं और ये लोग कॉन्स्टेंटली कमेंट्स बॉक्स में प्यार भी कर रहे होते हैं। हम लोग पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, मस्ती भी कर रहे होते हैं, बट साथ ही साथ ये लोग प्यार भी बरसा रहे होते हैं कि थैंक यू सर, लव यू सर, और फालतू की बातें भी इनकी बहुत चल रही होती है। तो मैराथन लेने में बहुत मजा आता है। मैराथन बेसिकली बच्चों को लास्ट में हम लोग PW हम लोग प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली ऑन यूट्यूब। कोई भी बच्चा क्लास 10th भारत का वो देख सकता है, एनीबॉडी कैन, एंड उससे बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प होती है। सिर्फ टॉपर्स को नहीं, उन बच्चों को भी बहुत ज्यादा हेल्प होती है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, एंड मोमेंट पे दे जस्ट वांट टू स्कोर यार 50 मार्क्स आ जाए यार। तो वो मैराथन्स हम लोग हर सब्जेक्ट में कराते हैं और हर सेगमेंट में कराते हैं। तो या दैट इज PW। आई अगेन नाउ स्विच टू स्टूडेंट्स। बैकलॉग्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है विद स्टूडेंट्स। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करना में तो ये और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और शुरुआत में जो बच्चे हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग्स आ जाते हैं, तो एनी सच प्रॉब्लम विथ यू? प्लीज शेयर द एक्सपीरियंस, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? मैम बैकलॉग एक प्रॉब्लम है, जैसे अगर कोई फैमिली फंक्शन है या कुछ भी है, क्लासेस हमारी रोज़ चल रही हैं, तो वो काफ़ी प्रॉबेबल है कि हम वो क्लासेस मिस कर दें, जिसकी वजह से बैकलॉग्स बन जाते हैं। और इसकी वजह से बच्चे काफ़ी डीमोटिवेट होते हैं कि हम सिलेबस में पीछे चल रहे हैं और ऐसा। पर इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जिस दिन आपका बैकलॉग बना उसी रात को या उसी दिन में आप उसको क्लियर कर लीजिए। जैसे अगर मेरा बैकलॉग बनता था तो चाहे रात के 1 बज जाएँ 2 बज जाएँ, उसे क्लियर करके ही सोना है, और DPPs हैं उनको भी सॉल्व करके सोना है। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, बोल रही थी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको बैकलॉग्स क्लियर करने चाहिए। पहला ट्राई तो यही करना चाहिए कि बैकलॉग्स बने ही। वाओ, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? यस मैम बैकलॉग्स तो बनते हैं, बट एक टारगेट सेट कर लो, आप दिन का टारगेट सेट करो कि आज दिन तक ये पढ़ना, तो फिर आपका बैकलॉग क्रिएट ही नहीं होगा। और अगर हो भी जाता है तो PW के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं फिर बाद में कभी। जैसे जब मैंने PW कर लिया था तो उसमें उड़ान बैच 1.0, तो उसमें कुछ दिन खत्म हो गई थी, मतलब क्लासेस 2-4 रिकॉर्डेड हो गई थी, तो बैकलॉग तो मेरा बन गया था। तो जब भी मेरी नई क्लास आती थी ना, जैसे हफ्ते का चल रहा है, पहले फिजिक्स या बायोलॉजी चल रही है, तो उस दिन जो क्लास होती थी तो उस दिन क्लास लेने से पहले वो लेक्चर्स कंप्लीट होने चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं करती थी कि ये चैप्टर चल रहा है, पहले लेक्चर नहीं देखे मैंने और तीसरे लेक्चर में सीधे कुछ, ऐसा कभी नहीं किया है मैंने। पहले उन लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद वो लेक्चर। बाप रे, ये जिस हिसाब से बता रही है कितने घंटे पढ़ते थे। हाँ, सो मच क्लैरिटी, एंड आई एम अमेज्ड कि इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना मालूम है कि क्या करना है लाइफ में, दिन में क्या करना है, ये सब। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप लोग? घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ते, जैसे मैम ने कहा तो कि टारगेट टेबल होना चाहिए, तो मेरा भी टारगेट टेबल था कि इतने एक दिन में ये टारगेट करने हैं, ये सब टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, तो उसको करने के बाद मैं उस पर टिक लगाती थी और कितने घंटे में किया मैंने उसको लिखती थी और नीचे अपने साइन कर देती थी। ओ, साइन करते थे? साइन क्यों करते थे? थोड़ा सा अच्छा लगता था। आप क्या करते थे? मैम वही, कितने, आपका भी कोई टाइम टेबल नहीं था, आप बस? मैम वो बहुत वेरी करता था, बट ये था कि 3 से 4 घंटे एवरेज मान के चलो, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ा, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा ही नहीं, 2 दिन पढ़ा ही नहीं, फिर वापस बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, वो नहीं, कंसिस्टेंटली पूरे साल पढ़ा, इसलिए इसके कारण सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हुआ है। तो मेरा वो था। कभी ऐसा नहीं मन करता था कि आज एक दिन छुट्टी लेता हूँ यार, थोड़ा आज चिल विल करके आता हूँ, नेटफ्लिक्स देखता हूँ, फिल्में देखता हूँ, कुछ भी ऐसा टाइप का मन नहीं करता था? मैम मन तो काफ़ी करता था, पर ये सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं अगर इतना अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। और अगर मन किया और देख भी लिया तो जो बैकलॉग बना वो उसी रात हो जाता होगा उसके बाद? नहीं मैम, गिल्ट तो नहीं होता मुझे तो होता है क्योंकि उसी रात को वही बैकलॉग्स खत्म कर लेने और सारी DPP सॉल्व कर लेनी, तो टारगेट तो सारे अचीव हो ही गए हैं और साथ में थोड़ा फन भी हो गया।
कि आप अब आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और कुछ टिप्स जो अगर आप हमारे व्यूअर्स को दे दें ताकि वो आपको अपना आइडल समझे, आपसे मोटिवेट हो, और कल क्या पता अगले बैच के साथ हम बैठ सके अगले साल यहाँ पर सेम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो। मैम मेरा एम्बिशन है टू क्रैक नीट एंड देन टू परस्यू MBBS। वाओ। एंड अगर इफ़ आई टॉक अबाउट गिविंग सम टिप्स टू द जूनियर्स, ये है कि पूरे साल चाहे आप हर दिन 1 घंटा पढ़िए, पर पढ़िए ज़रूर। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। अगर वो एक दिन भी ब्रेक हुआ तो आपको अपनी स्ट्रीक रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड यू? मैम मुझे PCM ली है, अब IIT JEE की तैयारी करनी है, एक अच्छे कॉलेज में जाना है। और जूनियर्स के लिए मैं ये एडवाइस दूंगा कि जो पास्ट है वो भूल जाओ, जितने अगर कम मार्क्स आए तो वो भूल जाओ। हार्ड वर्क अलॉन्ग विद स्मार्ट वर्क तो होना चाहिए। कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे तो फिर डिसिप्लिन भी आएगा, फोकस भी मिलेगा, और इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे आप, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो बस ऐसे ही लगातार पढ़ते जाओगे तो आपको एंड में सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा, और एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर आपको सक्सेस मिलेगी। मैं आगे चल के UPSC करना चाहती हूँ। अभी मैंने साइंस स्ट्रीम लेना है मुझे, उसके बाद UPSC करनी है। अभी जूनियर्स को तो यही कहूँगी कि आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कीजिए, डेली टारगेट सेट कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। बैकलॉग्स आप जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश कीजिए, और आप ये कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम टाइम पे आप फ्रेश हो के बिल्कुल जाए, और आपका जो सिलेबस है वो तो पूरा हो ही, और बस दिमाग में ये रख के जाए जितना हमने पढ़ा है काफ़ी है, और उसके बाद ही एग्ज़ाम दें। तो यही बस कहूँगी। तो पढ़ते वक्त तो बहुत सारी स्टडी मटेरियल की भी ज़रूरत होती है, नोट्स होते हैं, बुक्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हो आप लोग? मैम वैसे तो हमारे टीचर्स के नोट्स ही काफ़ी होते हैं। इनमें सब कुछ सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है, पर फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए तो फिज़िक्स वाला के क्वेश्चन बैंक्स, सैम्पल पेपर्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक्स, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में। मैंने खुद ये सब यूज़ किया है और 99.6% स्कोर किया है इनकी वजह से। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, समृति कैसे बनाते हो आप ये सारे क्वेश्चंस एंड सब कुछ, तैयारी कैसे करते हो? आई थिंक इट टोटली कम्स विद एक्सपीरियंस, Okay. बिकॉज आप जब आप इतने लंबे टाइम से पढ़ा रहे हो तो आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हो, आपको पता चलता है क्या चैलेंजेस हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम CBSE ने या किसी भी बोर्ड ने अपने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को हर साल वो रिन्यू कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस साल उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो परसेंटेज था वो काफ़ी बढ़ा दिया था। बच्चे बहुत ही पैनिक में थे कि अब क्या होगा, क्योंकि अब वो वाला टाइम गया मैम जब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे हमारे टाइम की तरह। तो मैम उन सब चीज़ों को एनालाइज किया, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को हम एनालाइज करते हैं कि क्या ट्रेंड है, क्या चीज़ हर साल पूछी जा रही है। तो उन सब चीज़ों को मैम हम क्यूमुलेटिवली देखते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड देन हम अपने रेफरेंस मटेरियल रिसोर्सेज को लॉन्च करते हैं। एंड बच्चों का फीडबैक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड वी ट्राई टू मेक आवर बुक्स इंटरेस्टिंग बाय एडिंग मीम्स, because this is something आजकल जो सब रिलेट कर पाते हैं। एंड आई ऑल्सो यूज अ लॉट ऑफ मीम्स इन माई क्लास ऑल्सो। एक सेगमेंट रहता है मेरी क्लास में लास्ट में, बिफोर थैंक यू स्लाइड ऑलवेज एड अ मीम ऑफ द डे एंड क्वेश्चन ऑफ द डे। सो बच्चे फिर वो चीज़ रिलेट करते हैं एंड उनको इंटरेस्ट आता है। सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू मेक क्लासेस इंटरेस्टिंग। टू ऐड टू दैट, मेन बुक इन लोग की NCERT ही होनी चाहिए, बट अब ऐसा देखा जा रहा है CBSE में स्पेसिफिकली कि जो पेपर बनाए जा रहे हैं वो अच्छे लेवल पर बनाए जा रहे हैं। इट इज़ नॉट, दे आर नॉट जस्ट स्टिकिंग टू NCERT एंड दे आर नॉट जस्ट स्टिकिंग टू कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे थे उन्हीं की वैल्यूज चेंज करके दे दो। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, आप इन लोगों से पूछोगे, आई एम श्योर दे विल अग्री कि मैथ्स का पेपर वॉज लेंथी एंड अच्छा पेपर आया था। द क्वेश्चंस वर नॉट डायरेक्टली फ्रॉम, सही बोल रहा हूँ मैं? तो अगर मैं मैथ्स की बात करूँ स्पेसिफिकली तो आप लोग को रेफरेंस बुक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, लेकिन अब मार्केट में तो 10 रेफरेंस बुक्स हैं, दे कैन नॉट बाय सारी बुक्स, और अगर खरीद भी लेंगे तो सॉल्व नहीं करेंगे। तो व्हाट आई मेक श्योर इज कि क्लास में ही, एंड अगेन दिस इज एक्सपीरियंस, कि आप 4-5 बुक्स इनकी जगह मैं रिसर्च कर लूँ एंड देन वो 4-5 बुक्स को क्रंच करके वो लेक्चर फिर नोट्स दूँ। दैट इज द रीजन वाई वो लोग कह रहे हैं कि नोट्स काफ़ी होते हैं। तो सबसे पहले मैं मैथ्स के लिए बोलूँगा नोट्स इनफ होते हैं, लेकिन हाँ एक अच्छी बुक लेना ज़रूरी है, सो दैट जब आप खुद के साथ बैठ के क्वेश्चंस लगाओ तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर जाता है। थ्योरी आई थिंक NCERT, यू शुड स्टिक टू NCERT। बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसोर्स मटेरियल जो बाहर अवेलेबल है। बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें पढ़ाई जा रही हैं जो बच्चे के एग्जाम में आएंगी भी नहीं, उससे सिर्फ बच्चे का टाइम वेस्ट हो रहा है। सो वी ट्राई कि हम अपनी क्लासेस में भी बच्चों को NCERT स्ट्रिक्टली फॉलो कराएं, और जैसे कि बच्चे भी कह रहे हैं कि नोट से बाहर कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आएगा, बट येस फॉर क्वेश्चन यू हैव टू बी लाइक
एक्सपर्ट विद क्वेश्चंस। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में, आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। सो आपको सिर्फ उसके लिए रेफरेंस बुक खरीदनी चाहिए, अदरवाइज प्लीज़ डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ बाय बाइंग मोर देन 5 or 6 बुक फॉर अ सब्जेक्ट। प्लीज़ डोंट डू दैट, उससे आपका ही लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स की भी जो बहुत मेहनत है वो निकल करके सामने आ रही है कि वो तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ इधर भी लोग पढ़ाई लगातार कर रहे हैं। तो बच्चों, अपने क्लास का कोई एक बहुत अच्छा हैप्पी मेमोरी मुझे बताओ जिसको आप हमेशा लाइफ में याद रखोगे, पीडब्ल्यू से एसोसिएटेड मेमोरी। मैम मुझे एक मोमेंट याद है, सर ने अपनी क्लास के लास्ट पे एक गाना गाया था और लाइक वो गाना मेरे दिल में बस गया था। कौन सा गाना था? मैं इतना ज़्यादा गाता था वो गाना कि मेरे वोकल कॉर्ड्स इम्प्रूव हो गए थे। वाह, कौन सा गाना था? अनूप जैन का गाना था मैम वो, जो तुम मेरे हो। ये रोमांटिक And गाना एक क्लास और- के बीच में। एंड एक और था उसी का, अनूप जैन का हुस्न। हाँ ओके, ये रोमांटिक गाना क्लास के बीच में कहाँ से? अगेन इट इज नॉट जस्ट अ क्लास। हाँ, समृद्धि मैम की क्लास में जब समोसा सिंह आता था, समोसा सिंह? बच्चे जानेंगे। So I have a skeleton which I use in my class. Oh. So since I teach biology, I have named that skeleton as Samosa Singh, and we use him as a prop, and students enjoy it a lot. But I also have an emotional moment. Recently इन लोगों की आखिरी क्लास हुई थी, and I was saying goodbye to all of them, and I was literally crying. I had tears in my eyes because मैं कैमरे के सामने सबसे ज़्यादा I feel happiest when I'm in front of camera. When I am along with them, तो ये तो इमोशनली कनेक्टेड हैं ही हमसे, बट एज अ टीचर आई एम ऑल्सो वेरी कनेक्टेड टू माई स्टूडेंट्स, सो इट वॉज अ इमोशनल मोमेंट फॉर मी। लास्ट क्वेश्चन टू द टीचर्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ने में उतने अच्छे नहीं होते हैं, मतलब वी आर टॉकिंग टू दैट ग्रुप ऑफ पीपल जो पढ़ने में अच्छे हैं, अच्छे असिस्टेंट्स के साथ उन्होंने वाकई वो चीज़ हासिल कर ली जिसकी ड्रीम उन्होंने देखी होगी। बट उन बच्चों के लिए भी अगर आप कुछ बता सकें, अगर वो हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं, तो सम सजेशंस टू देम कि कैसे वो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स या फिर थोड़ा सा अच्छा अपने एग्जाम्स में स्कोर कर सके। मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ, Sure. मे बी इट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर्स। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, बट जो फिर से उड़ चला वही जिंदा है। तो लाइफ आपको बहुत बारी गिराएगी, आप 6 बारी गिरोगे, आपको 7वीं बारी उठना पड़ेगा, एंड यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर मार्क्स। बट येस, अगर आपको करियर में अच्छा करना है तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा, आपके मेरिट के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। एंड एवरी डे इज़ अ न्यू स्टार्ट। सबकी अपनी एक जर्नी है, हर बच्चा अपने आप में एक स्पेशल है। आप खुद को कंपेयर मत करो। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे टॉपर्स बैठे दिख रहे हैं, आप अपने आप को दूसरों से अगर कंपेयर करोगे तो आपका टारगेट सेट हो जाएगा कि आपको यहीं तक जाना है। मे भी हो सकता है आप इससे भी आगे जाने के लिए बने हो। तो सबकी जर्नी अपने आप में क्या है, अलग अलग तरीके से अनफोल्ड होती है। एंड यस, अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। पीछे की बातें आपको पीछे छोड़नी पड़ेंगी, एंड जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, राइट। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं क्लासेस में भी ये बात बोलती हूँ, अगर तुम खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया तुम पे काहे को विश्वास करेगी भाई। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट, एंड हम तुम्हारे साथ हैं, राइट। तुम्हें कोई भी सपोर्ट चाहिए, वी आर देयर फॉर यू। How sweet. You want to add something? मैं बस यही ऐड करूंगा कि जैसे आप लोग टॉपर्स को देख रहे हैं, इन लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा है, और मैं सिर्फ ये स्टूडेंट से बात नहीं कर रहा, समृद्धि मैम ने आप लोग को मोटिवेट ऑलरेडी कर दिया है। बट इन जनरल मैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बोलूँगा कि आज भी बहुत सारे इंडिया में पेरेंट्स हैं जो डाइसी होते हैं कि यार ऑनलाइन सही पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, मुझे इनफ कंटेंट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा मेरे बच्चे को, वो अपने कंपटीशन एग्जाम को, नीट हो गया, जेई हो गया, क्लास 10 का एग्जाम हो गया, या फिर बीट एनी एग्जाम, वो ऑनलाइन पढ़कर क्रैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एंड उस 4000 रुपए के प्राइस में हम बच्चे को वो सारी चीज़ें दे देते हैं जिसकी शायद उसको ज़रूरत भी नहीं होती। उसको उनमें से 60-70% चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर उसने उन्हीं चीज़ों को प्रॉपर फॉलो कर लिया, अपने टीचर्स को सुन लिया, तो उनका काम हो जाएगा, जैसे कि इनका काम हो गया है। तो सिर्फ हम लोग पेड बैचेस में नहीं पढ़ाते। उड़ान बैच क्लास 10 हम पेड बैच में नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ हम लोग यूट्यूब पे भी टाइम पर फ्री कंटेंट निकालते हैं। तो कोई भी बच्चा है, कोई भी पेरेंट ऐसा है जिनको लगता है कि यार हम इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बट हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, हमारा बच्चा भी इन बच्चों की तरह न्यूज़ चैनल पर जाए, अपनी स्टोरी शेयर करे, अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताए, जिससे और भी लोग मोटिवेट हो। यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है मैम, आपको शॉर्ट फॉर्म वीडियोस देखने हैं, आपको लॉन्ग वीडियोस देखने हैं, आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने हैं, रिवीजन वीडियोस देखने हैं। एवरी वीडियो, एवरी कंटेंट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर ऐसा कोई है जो सोच रहा है कि
क्या मैं वो काश उन बैचेस में पढ़ पाता जिन बैच में बच्चे पढ़कर टॉप कर पाए हैं, तो बेटा ऑलरेडी ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो अगर आप ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि बिकॉज ऑफ मनी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, यू कैन डू इट एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद दैट। ये सुनकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं क्यों नहीं थी, मेरे टाइम पर ऐसा कुछ क्यों नहीं था कि मैं भी ऐसे पढ़ती। थैंक यू सो मच टीचर्स एंड स्टूडेंट्स।